करीब 1.5 महीने बाद इलेक्शन खत्म होकर 2 मई को बंगाल का रिजल्ट आता है, जिसमें ममता बनर्जी 212 सीट पाकर तीसरी बार सीएम बन गई। वही भाजपा 77 सीट पाकर अपोजिशन में आ गई। लेकिन अभी इलेक्शन ही खत्म हुआ था, ना कि वायलेंस। जैसा हमें पता है कि ये इलेक्शन बहुत ही एग्रेसिव रहा। रिजल्ट आने के बाद भी ये लड़ाई नहीं रुकी। भाजपा के ऑफिस में आग लगी, जिसमें टीएमसी को ब्लेम किया गया। इन दोनों पार्टीज के सपोर्टर आपस में भिड़े। बहुत ही दिल दहलाने वाली हरकतें हुई। अभी तक 11 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 6 लोग भाजपा के थे, 4 लोग टीएमसी के थे, वही एक आदमी लेफ्ट पार्टी का था। अब हमें समझ में तो आ गया है, जहां दूसरे स्टेट्स में पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं होता है। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वेस्ट बंगाल का इतिहास शॉर्ट में बताना चाहूंगा। 1960s में बंगाल में वीकर सेक्शन के गरीब लोग बहुत हुआ करते थे। उधर जो अमीर लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, वो गरीबों को बहुत अत्याचार करते थे। वही जो फैक्ट्रीज वगैरह भी हुआ करती थी, उधर के लेबर्स अपने मैनेजमेंट के बराबर का हक मांगते थे। बात बात पे वो स्ट्राइक करने लग जाते थे। इसी कारण जो फैक्ट्रीज वगैरह थी, वो बंगाल से हटकर दूसरे स्टेट्स में चली गई। इधर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा और उधर से जो भी गरीब फार्मर्स वगैरह थे, लैंडलॉर्ड उन पर अत्याचार करते थे। लोगों के पास ना तो खाना था, ना तो ढंग का पानी। वही 1967 में नक्सलबरी के लोगों को चाइना के माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी के बारे में पता चला। उनकी आइडियोलॉजी थी कि जो भी अमीर लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेनी चाहिए और गरीबों को बांट देनी चाहिए। तो उधर के लोगों ने भी यही सोचा कि हमें यही करना चाहिए। तो वो लोग जो भी अमीर अमीर लैंडलॉर्ड थे, उनकी प्रॉपर्टी छीनने लग गए, लोगों को मारने लग गए और उनकी जमीनों पर कब्जा करने लगे। तो इसी से एक नक्सलबरी मूवमेंट स्टार्ट होता है और धीरे धीरे पूरे स्टेट में, बल्कि दूसरे स्टेट में भी फैल जाता है। तो इसी मूवमेंट से सीपीआईएम पार्टी बनती है। इसकी यही आइडियोलॉजी रहती है कि अमीरों की लैंड को ले लिया जाए और गरीबों को बांट देनी चाहिए। तो जब ये मूवमेंट तेजी से फैलने लगा, तो कांग्रेस ने लैंडलॉर्ड और उनकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए इस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि इधर गरीब लोग ज्यादा रहते थे और गरीब लोग इस सीपीआईएम को सपोर्ट करते थे। तो इसलिए 1977 में सीपीआईएम सत्ता में आ गई। तो अब बस क्या था, सीपीआईएम फिर जो बड़े बड़े लोग थे, सारी जमीन उनकी छीन कर गरीब लोगों को बांटने लगे। और ये चीफ मिनिस्टर जो थे, वो सोचते थे कि जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वो लेबर से बहुत अत्याचार करती हैं। इसलिए इन्होंने कभी बड़ी फैक्ट्रीज को सपोर्ट ही नहीं किया। जो छोटी छोटी दुकानें होती थी, उनको ही ज्यादा सपोर्ट किया। इन्होंने पार्टी सोसाइटी का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, ताकि दूसरी पार्टी बंगाल में आकर सीपीआईएम को टक्कर न दे सके। मतलब लोग अपनी आइडेंटिटी को सीपीआईएम ही समझ रहे थे। लोग इतने लॉयल हो गए थे पार्टी पे कि अगर कोई आदमी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेगा, तो वो लोग उस आदमी को मारने तक लग जाते थे। तो जैसे जैसे साल बढ़ता गया, बंगाल की हालत और खराब होती गई। नौकरियां न होने के कारण गरीबी कैसे जा सकती है? कब तक आप लोगों की जमीन छीनकर दूसरों को बांट सकते हो? और उधर से 1990s के बाद ममता बनर्जी ऊपर आने लगी, जिसके कारण ममता बनर्जी पे ब्रूटल अटैक तक हुआ। लेकिन अभी भी इतनी पावरफुल नहीं हुई थी। तो अब 2007 आ जाता है। चीफ मिनिस्टर को रियलाइज हो जाता है कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के बिना बंगाल का विकास नहीं हो सकता है। उधर की ना तो गरीबी जाएगी, ना तो भुखमरी। तो फिर गवर्नमेंट ने बंगाल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनवाने का सोचा, केमिकल हब बनवाना चाहा। और आपने तो सुना होगा कि टाटा मोटर्स नैनो का प्लांट बंगाल में लगवाने वाली थी। तो इन सब चीजों के लिए जमीन चाहिए थी। तो फिर गवर्नमेंट किसानों की जमीन लेने लगी। तो ये चीज किसानों को नहीं पसंद आई। तो फिर ममता बनर्जी इन किसानों को सपोर्ट करने आ गई। उनको बोला कि सरकार आपकी जमीन छीन रही है, आपके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। और वो इनको सपोर्ट कर प्रोटेस्ट करने लग गए। तो इधर गवर्नमेंट, जैसा इनका नेचर है, इन पे अटैक करने लगी। लोगों की जान तक गई। लेकिन ममता बनर्जी ने इनकी जमीन सरकार को नहीं देने दी। तो फिर इस इंसिडेंट के बाद ममता बनर्जी काफी पॉपुलर हो जाती हैं। लोग इनको काफी पसंद करने लग जाते हैं। तो जब 2011 का इलेक्शन आता है, इनका मेन मुद्दा यही रहता है कि सरकार बहुत ही वायलेंट है, लोगों का विकास नहीं करती है, तो मैं ही लोगों का विकास करूंगी और अब से बंगाल बहुत ही पीसफुल स्टेट होगा।
तो 2011 में 34 साल बाद पार्टी चेंज होती है और टीएमसी पावर में आती है। लेकिन वो तो कहने की बात थी कि बंगाल पीसफुल स्टेट होगा। जैसे जैसे साल बढ़ते हैं बंगाल वैसा का वैसा ही रहा। इलेक्शन में अटैक्स होना अभी तक कॉमन था। 2018 के पंचायत इलेक्शन में 30% सीट में किसी ने इलेक्शन तक नहीं लड़ा। टीएमसी के सिर्फ कैंडिडेट्स थे उधर। जैसे दूसरे स्टेट्स में हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ब्राह्मण वर्सेस दलित, ये सब मुद्दे पे लोग बहुत सीरियस रहते हैं, वैसा इधर भी बंगाल में लोग अपनी पार्टी को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं। मतलब मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ तो सामने वाला दूसरी पार्टी को सपोर्ट कैसे कर सकता है। तो अगर हम वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री देखें तो हमें रियलाइज होता है कि जो भी बंगाल अपनी पावर बढ़ाने का सोचेगा उसके खिलाफ हमले होने लग जाएंगे। तो ऐसा बीजेपी के साथ भी हुआ। 2019 के बाद जब इनकी पावर बढ़ने लगी बंगाल में तो टीएमसी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर जब इधर से हमले स्टार्ट हुए तो उधर से बीजेपी ने भी स्टार्ट कर दिया। इसी कारण दोनों पार्टीज के बीच बहुत ज्यादा झड़प देखने को मिलती है। तो इसी कारण इलेक्शन के बाद भी इन दोनों पार्टीज के बीच में झड़प देखने को मिली। तो जब झड़प आगे बढ़ी तो फिर इसी कारण ही भाजपा ने पूरे देश की सिंपैथी लेने के लिए अपना फेवरेट हिंदू वर्सेस मुस्लिम कार्ड खोल दिया कि देखो ये मुस्लिम लोग हिंदुओं को मार रहे हैं, ये देखो हिंदू लोग बंगाल छोड़कर जा रहे हैं। जैसा कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ था ऐसा ममता बनर्जी बंगाल के हिंदुओं के साथ करेगी। साथ में फेक न्यूज भी फैली कि टीएमसी वाले तलवार लेके नाच रहे हैं, लड़कियों का रेप वगैरह हुआ है और एक आदमी तो जिंदा था लेकिन उसको मरा घोषित कर पूरे देश में उसकी फोटोज भेज रहे थे कि टीएमसी वालों ने उसको मार डाला। तो जैसे जैसे भाजपा अपनी और पावर बढ़ाना चाहेगी तो इन दोनों पार्टीज के बीच में झड़प ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे ये हिंसा वगैरह रोक सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, लोगों के सामने बंदूक तान कर लोगों को भड़का कर वोट लेना ज्यादा आसान होता है, ना कि भाईचारा को प्रमोट कर और डेवलपमेंट के मुद्दे लाकर। तो हम जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। जो फालतू के मुद्दे आते हैं उन पे ज्यादा अटेंशन नहीं देनी चाहिए कि हिंदू मार रहा है, मुस्लिम मार रहा है, कि मैं टीएमसी वाला हूँ तो सब टीएमसी वाले बन जाएं, कांग्रेस बेस्ट है, बीजेपी बेस्ट है। तो हमें खुद का दिमाग यूज करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल लीडर्स के स्टेटमेंट्स का। हमें डर्टी पॉलिटिक्स में ना फंसकर सही मुद्दों को पकड़ना होगा, तभी ये पॉलिटिकल लीडर्स सही मुद्दों की बात करेंगे और इसी से हमारे देश में हिंसा रुकेगी और हमारे देश का विकास होगा। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।